Good morning all of you. Myself Bharti Saini and today we studied chapter 7 control and coordination. देखो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, क्यों अपने ये चैप्टर चल रहा है। तो देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की अगर अपन बात करें तो अपनी बॉडी का फंक्शनिंग हो रहा है, जैसे कि एक पेन नीचे गिरा हुआ है और उसको वापस ऊपर उठाना है, या फिर हमें चलना है, फिरना है, या फिर अपने हाथ पैरों को मूव करना है, तो उसको कंट्रोल करेगा कोई ना कोई बॉडी का ऐसा पार्ट जिसकी वजह से कोई भी थिंग है जो अपन उठा सकते हैं। लाइक अगर हम लोग किसी गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं तो गर्म चीज़ को टच करने की वजह से अचानक से अपना हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा बॉडी में कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से हमने वहाँ से अपना हाथ हटाया। तो उसकी बात करें तो अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं, न्यूरॉन्स फैले हुए होते हैं कंप्लीट बॉडी में मिलियंस की संख्या में, जिनकी वजह से कोई भी अपन को कोई भी गर्म चीज़ लगे, ठंडी लगे तो वहाँ से अपन अपना हाथ हटा लेते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर। देखो सबसे पहले रेगुलेटेड मैनर का मतलब होता है कि ऐसे नहीं कि बीच में से बॉडी के कुछ हिस्सों में तो वो इंफॉर्मेशन गई फिर वापस रुक गई फिर गई, ये रेगुलेटेड मैनर नहीं होता है। रेगुलेटेड मैनर का मतलब है अगर मैंने अपने हाथ से गर्म चीज़ को टच किया तो वही इंफॉर्मेशन मेरे जब तक उसके अंदर कोई फंक्शनिंग नहीं हो जाए वो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक वो चलती ही रहती है, वो होता है रेगुलेटेड मैनर। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो रेगुलेटेड मैनर के अंदर होती है और उसके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती है वो कहलाती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले टाइप जो है कोऑर्डिनेशन के वो कितने होते हैं, जो अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होते हैं उसके टू टाइप्स होते हैं, जो है कि एक तो है नर्वस के द्वारा और एक दूसरा है हार्मोन्स के द्वारा। तो देखो न्यूरॉन जो है उनके द्वारा भी होएगा और इसके अलावा हार्मोन्स के द्वारा। हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट में ऐसा कभी नहीं होता कि उनमें नर्व है और वो नर्व एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह लेके जाएंगे, उनके अंदर नर्व पाया ही नहीं जाता। उनमें कौन सा पाया जाता है, केवल हार्मोनल पाया जाता है। अगर अपन नर्व की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब कि अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे आयन्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, सोडियम आयन हो गया और क्लोरीन हो गया, तो इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन चार्ज की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से और दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो इस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहलाता है फर्स्ट टाइम का नर्वस वाला कोऑर्डिनेशन। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है हार्मोनल। देखो हार्मोन्स हम लोगों में भी होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी होते हैं। क्या जो ह्यूमन है क्या वो एनिमल नहीं है? ह्यूमन भी एक एनिमल में ही आता है। तो जो भी एनिमल के अंदर आते हैं उन सब में हार्मोन्स के द्वारा और इसके अलावा बहुत से प्लांट मतलब ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के अंदर जो हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है वो देखने को मिलता है। हार्मोनल कैसे होगा? देखो हमारी बॉडी के पास में बहुत सारी सेल्स होती हैं। ये सेल्स एक जगह इकट्ठी होकर और किसका फॉर्मेशन करती हैं? ये टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ये टिश्यू कुछ स्पेसिफिक टाइप के जब केमिकल रिलीज करने लग जाए तो अपन इसको किस नाम से जानने लग जाते हैं? ग्लैंड के नाम से। तो कोई भी केमिकल है वो बॉडी के अंदर किसके द्वारा रिलीज होता है? ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। और ये ग्लैंड हम लोग आगे के चैप्टर में आगे वाले पार्ट में देखेंगे, टू टाइप्स की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये पता लग गया होगा कि केमिकल्स क्या होते हैं। केमिकल्स स्पेसिफिक टाइप के एक सिग्नल या मैसेंजर होते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक जगह से रिलीज होते हैं और बॉडी के हर एक हिस्से तक वो मूवमेंट करते हैं। अब बात करें नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि जो नर्वस है उसकी मदद से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ह्यूमंस के अंदर एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे लाते हैं। अब लाने के लिए ऐसे तो है नहीं, हमारी बॉडी में वायर्स बिछे हुए हैं, तार जो है उसके द्वारा करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो हमारी बॉडी में होते हैं न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर एक लंबी चैन, और इस चैन कंप्लीट चैन को अपन किस नाम से जानते हैं? नर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस नर्व सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम।
सेंट्रल, नाम से पता चल रहा है सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर हिस्से में कौन से वाले ऑर्गन्स होंगे, अपना ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उस वाले जो पार्ट में न्यूरॉन्स होंगे वो न्यूरॉन्स कौन से कहलाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तुम लोगों से पूछा भी जाता है कि बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है सबको कि एक तो ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब आगे देखें तो सेकंड जो है वो होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरीफ्री का एक सेंटर तो हो गया बीच वाला, पेरीफ्री मतलब जो साइडों में जा रहे हैं, तो वो होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम टू टाइप का होता है, एक होता है सोमेटिक एंड जो सेकंड होता है वो होता है ऑटोमेटिक। अगर हम लोग सोमेटिक और ऑटोमेटिक की बात करें तो सोमेटिक जो है वो एक तरीके का वॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सके, मतलब हम चाहें तो अपने हाथ को उठाएं, हम चाहें तो उसको वापस नीचे कर दें। तो इस तरीके एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होगा वो कहलाता है वॉलेंट्री एक्शन। जो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई भी स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट को बोलता है कि मेरे को एक बुक है वो यहाँ से तू मेरे पास कर दे, मुझे वो बुक पकड़ा दे। तो वो कोई जो दूसरा बच्चा है उस बुक को उठा के और उस सेकंड वाले बच्चे को दे रहा है, तो वो उसके कंट्रोल में है, मतलब वो अपने हाथ को डाउन लेके जाता है और उस बुक को उठा के उस सेकंड वाले बच्चे को दे रहा है, तो मतलब वो उसके कंट्रोल में है, ना कि उसको कोई और बोल रहा है कि वो उसके दिमाग जैसे हार्ट बीट चलती है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती है। अपन चाहे तब हार्ट बीट को बंद नहीं कर सकते हैं या अपन रेस्पिरेशन को भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो सोमेटिक एक्शन वो एक्शन होगा जो अपने कंट्रोल में हो, मतलब जिसमें वॉलेंट्री एक्शंस होते हों, जिसमें क्या होते हो, वॉलेंट्री एक्शन होते हो। अगर अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन वो एक्शन होता है जो अपने कंट्रोल में नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, जैसे कि कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो ऑपरेशन चलने से पहले क्या हार्ट को बंद किया जा सकता है ऑटोमेटिकली? नहीं किया जा सकता। हार्ट रेगुलर पंप होता रहता है, अगर हार्ट बंद हो गया तो उसके अंदर ब्लड की पंपिंग ही नहीं होगी और उसकी डेथ वहीं के वहीं हो जाएगी। अगर ये जो है वॉलंटरी एक्शन होता तो इसको हम जब चाहते जब बंद कर देते और जब चाहते जब वापस स्टार्ट कर देते। लेकिन ऑटोमेटिक जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरीके का इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब ऐसी प्रोसेस या ऐसी मेथड जिसके जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। इसके अलावा अपन रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और इसके अलावा ब्लिंकिंग है, रेगुलर 2-3 मिनट तक अपन रोक सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब अपने आंखों में आंसू आने लगते हैं अपने आप अपनी आईज ब्लिंक हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो एक्शन है अपन क्या कह सकते हैं हार्ट बीट वाले को, ऑटोमेटिक एक्शन। अब सेकेंड जो अपन बात करते हैं कि ये जो नर्व है ये कितने टाइप की होती है। अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक पाथ बनाते हैं और इस कंप्लीट पाथ को अपन बोल रहे थे नर्व सिस्टम। इस नर्व सिस्टम के लिए जो ये अकेली जो ये नर्व है सिंगल ये कितने टाइप की हो सकती है? देखो ये 2 टाइप की नर्व हो सकती है, एक हो सकती है क्रेनियल और दूसरी हो सकती है स्पाइनल नर्व। अगर क्रेनियल की बात करें, हम अपने क्रेनियल वर्ड जो है वो ब्रेन के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रेनियल स्कल या ये चीजें जो है वो ब्रेन के लिए। तो यहाँ से सीधा सा पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं ब्रेन से ही निकलती है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको कि ऐसी नर्व जो ब्रेन से और कहाँ तक जाती हैं, ब्रेन से निकल रही हैं। तो इस तरीके की जो नर्व है वो कौन सी नर्व कहलाएंगी? क्रेनियल नर्व। अब बात करें सेकंड नर्व की, वो है स्पाइनल नर्व। इसके नाम से पता चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं वो कौन से वाली कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व कहलाएंगी। क्लियर है सबको? आगे देखो अब इसमें सबसे पहले अपन बात करें ऑटोमेटिक नर्व की। अपन ने यहाँ तक देख लिया कि जो ऑटोमेटिक नर्व जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरीके का है? इनवॉलेंट्री है। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है सिंपैथिक नर्व सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक। देखो सिंपैथिक, इसमें अरोस का मतलब होता है
जगाना। अरोज द बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, जगाने का मतलब हमारी बॉडी को हम लोग ये इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन के लिए ये एक मैसेज देते हैं कि अब बॉडी के अंदर किसको एक्सपेंड करें, एनर्जी को। तो इस तरीके का, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कहीं पे घूम रहे थे, अचानक से क्या हुआ, कोई भी डॉग है वो पीछे पड़ गया। अब डॉग से अगर अपन को बचना है तो अपनी स्पीड को अपने आप इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर स्पीड इंक्रीज नहीं करी तो वो डॉग जो है वो बाइट कर लेगा। तो इस टाइम पे जब भागना, एक तो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अचानक से अपन को भागना पड़ रहा है, तो भागते टाइम अपन क्या करेंगे, एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी अपने पास में होगी उतनी ही ज़्यादा अपन उसको यूज़ ले पाएंगे और उसको आगे की तरफ दौड़ने में वो अपनी हेल्प करेगी। वो तो कुत्ते के सामने, डॉग के जब पीछे पड़ने से जब भागता है कोई भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल, तो उसके पास में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसी एनर्जी को एक्सपेंड कौन करेगा, अपना सिंपैथिक नर्व। जो इसलिए ये याद रखना कि इसके अंदर अपन डॉग वाले एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं कि इस तरीके के जो नर्व हैं वो नर्व होते हैं जब अपन ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएं जिसमें हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम ये किस में पढ़ेंगे, सिंपैथिक नर्व में। अब सेकंड आता है पैरासिम्पैथिक नर्व। अब इतनी तेज भागे हैं तो ऐसे तो है नहीं रेगुलर ही एनर्जी अपने, ऐसे तो अपन पास एनर्जी बचेगी नहीं बॉडी में। तो जब वो डॉग चला जाएगा तो नॉर्मल अपने घर में आके बैठेंगे। अब बैठेंगे तब भी थोड़ी इतने एक्टिव होंगे कि उछल कूद इधर से, बेड से नीचे, सोफे से कहीं और। तो उसके लिए भी अपन को वापस उस एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को काम डाउन करना पड़ेगा। पहले तो अपन ने एक्सपेंड कर दिया एनर्जी, एक्सपेंड मतलब उसको बढ़ा दिया, लेकिन वापस अब उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जो कम करने के लिए जो सिस्टम काम में आएगा वो आएगा पैरासिम्पैथिक सिस्टम। काम डाउन द बॉडी, कंजर्व एनर्जी। कंजर्व का मतलब होता है स्टोर करना, मतलब कि जो एनर्जी हमने इतने टाइम से पूरी बॉडी से बाहर निकाली है, वापस खाना खाएंगे और अपनी कुछ एक्टिविटीज हैं उनको स्टार्ट करके वापस क्या करेंगे, एनर्जी को बनाएंगे और बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करेंगे, कंजर्व करेंगे। अगर आगे बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की कि सिंपैथिक नर्व में क्या होता है और पैरासिम्पैथिक में क्या होता है, तो सिंपैथिक के अंदर सबसे पहले जब एक डॉग पीछे पड़ता है तो सीधा सा डायरेक्ट कुछ भी सिचुएशन हो ऐसी जिसमें हमें इंस्टेंट भागना पड़ रहा है, कोई एक्टिव, अपनी बॉडी को एक्टिव होना है, तो इस सिचुएशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डायलेट प्यूपिल। प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। प्यूपिल, ऐसे बहुत कम बच्चों को ये चीज पता है कि अपनी जो आंखों के बीच में ये डार्क कलर का एक छोटा सा पॉइंट अपन को दिखता है, तो ये जो है अपनी साइज को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसीलिए जैसे ही तुम्हें अचानक से कोई डरा दे, तुम किसी अंधेरे कमरे में हो, अंधेरे कमरे में सीधी सी बात है रहोगे तो ज्यादा उस चीज को क्लियर देखने के लिए हमारी ये प्यूपिल जो है इसके अंदर अच्छे से मैप बन पाए पीछे जाके अपने ब्रेन के पास में, तो उसके लिए इस प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम लाइट में जाएंगे, लाइट अगर सीधी अपनी आंखों में गई तो सीधी सी बात है आंखों को डैमेज कर देगी, तो वापस इस प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही कुछ सडन सिचुएशन आती है उसमें हमारी प्यूपिल की जो साइज है वो क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। अगर सेकंड बात करें इनहिबिट सलाइवेशन। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें करो या मरो वाली हालत है तो उसमें अपन कौन सा सलाइवेशन करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें तो अपनी जान बचा के भाग ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो सलाइवेशन भी उस टाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट का मतलब होता है कि वहीं के वहीं रुक जाएगा, सलाइवेशन की जो प्रोसेस है सलाइवा रिलीज होने की वो आगे होगी ही नहीं। सेकेंड है इसके अंदर रिलैक्स एयरवेज। देखो इसका कॉमन अपन बात करें तो जैसे नॉर्मल कंडीशन है, अपने लंग्स की एक पर्टिकुलर साइज होती है, उसी साइज में अपन रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जब कुत्ता पीछे या कोई सडन सिचुएशन आ रही है तो उसके अंदर क्या होगा, अपने रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब रेस्पिरेशन की रेट जो है उसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए लंग्स की साइज क्या करनी पड़ेगी, लार्ज करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए जो हमारे एयरवेज है, मतलब कि लंग्स के अंदर चैप्टर 6 में अपन ने पढ़ा है एल्वियोलर, इसके अलावा उसकी जो साइज है वो, इसके अलावा लंग्स की जो साइज है वो भी क्या हो जाएगी, ब्रैंकियोलस, ब्रैंकी, इन सब की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स, यानी कि लार्ज हो जाएगी। रिलैक्स होना मतलब पहले उनकी साइज कुछ इस तरीके से होगी और जैसे ही कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी उनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपन फोर्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो इंक्रीज हार्ट बीट। इसके अंदर जो
इंक्रीज हार्ट बीट की अगर अपन बात करें तो हार्ट बीट, वो तो तुम्हें भी पता है, जब पापा एक खींच के थप्पड़ कस दे तो अपने आप हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो भी हमारे लिए तो थोड़ा डेंजरस सिचुएशन ही है, क्यों मार्क्स कम आए हैं इस बार। तो इसीलिए ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें हमें हार्म महसूस होता है, जिसमें हमें लगता है कि हमारी जान खतरे में है, तो अपने आप ही अपनी हार्ट की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड अपनी हार्ट से पंप हो पाए और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल पाए, एनर्जी मिल पाए। फिफ्थ जो है वो है इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी। अब सीधी सी बात है कि जैसे कोई भूख कहाँ लगती है, कुत्ता पीछे पड़ गया तो किसी शॉप पे रुक के ऐसे बोलेंगे भैया कुछ खाने को दो ताकि अपनी भूख मिटाएं, किसी को भूख नहीं लगती ऐसी सिचुएशन में। या कुछ पापा पीट रहे हैं और अपन बैठेंगे कि पापा पहले रुक जाओ, बाद में मार लेना, पहले खाना खा ले। तो ऐसी कुछ नहीं होता। तो हम क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे स्टमक की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब बात करें पैरासिम्पैथिक की। पैरासिम्पैथिक जो है उसके अंदर पैरासिम्पैथिक का मतलब होता है काम डाउन। काम डाउन मतलब अपनी बॉडी वापस एक्टिव स्टेट से और रिलैक्स स्टेट में आ रही है। तो रिलैक्स में आ रही है तो जिस प्यूपिल की साइज बड़ी हो गई थी वो वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी उसकी। अब सेकंड जो है स्टिमुलेट सलाइवेशन। देखो सलाइवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब खाना पचाना है, डाइजेस्ट करना है, तो बहुत सारे स्टार्च जो है उसका जो डाइजेशन है अपनी बॉडी नहीं कर पाती है उसको सही से क्लियरली, लेकिन जो हमारे सलाइवा में एमाइलेज जो होता है वो उस एमाइलेज उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। देखो अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट हो जाए जो फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, तो उसका नाम है एमाइलेज। अब इससे आगे देखिए स्टिमुलेट का मतलब वापस से एक्टिव हो जाता है सलाइवेशन। थर्ड है जो हमारे एयरवेज जो थे, जो एल्वियोलर और जो ब्रैंकी जो है उनकी साइज जो इंक्रीज हुई थी वो वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो इंक्रीज हुई साइज है वो वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोर्थ है स्लो हार्ट बीट स्लो वापस, क्योंकि अचानक से हार्ट बीट बढ़ गई थी तो जैसे ही रिलैक्स स्टेट में बैठेंगे वापस से जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर फिफ्थ देखें स्टिमुलेट स्टमक एक्टिविटी, जो हमारा स्टमक काम करना बंद कर दिया था उस टाइम पे, अब बैठेंगे भर भर के घर पे खाना खाएंगे कि वापस हमारी एनर्जी अपनी बॉडी में वापस से गेन होने लग जाए। अब अगर अपन आगे देखें तो उसका अब आता है अपना नर्व सिस्टम। हमने नर्व देख लिए कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेशन कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं नर्व सिस्टम क्या है। सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्व से, न्यूरॉन से मिलकर बनता है। तो ये न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर है। देखो न्यूरॉन अकेली ऐसी एक सेल है जिसकी स्ट्रक्चर पहले से निश्चित होती है। मतलब जैसे अपने पास नॉर्मली बात करें बहुत सारी सेल्स अपनी बॉडी में, सबकी जो साइज और शेप है वो इरेगुलर होती है, मतलब रेगुलर मैनर में नहीं होती है। लेकिन न्यूरॉन अकेला ऐसा है जिसकी साइज पहले से निश्चित और मैनर में ऑलरेडी होती है। तो देखो इसकी अगर अपन डायग्राम देखें तो सबसे पहले बात करें, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके आगे की तरफ जैसे ब्रांच नहीं निकली होती, जड़ें होती है अपनी प्लांट के अंदर जड़ें, या फिर ऊपर की तरफ ब्रांच ले ले, तो इन जड़ों या ब्रांच के जैसे ही ये क्या होता है, दिखाई देता है। इसका जो नाम है वो क्या होता है, डेंड्राइट होता है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन है वो केमिकली फॉर्म में, केमिकली मतलब कोई केमिकल आते हैं और वो किससे अटैच होते हैं, डेंड्राइट से। अब यहाँ से जैसे ही ये इससे अटैच होंगे ये केमिकल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे केमिकल इंफॉर्मेशन होगी, इम्पल्स होंगे, और कहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स होंगे। तो स्टार्टिंग में डेंड्राइट के ऊपर जब केमिकल्स आके अटैच हो रहे हैं तो वो केमिकल इम्पल्स होगा, लेकिन जैसे ही वो अटैच हो जाएंगे इंफॉर्मेशन आगे मूवमेंट करेगी, वो किस में मूवमेंट करेगी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर, और एंड तक वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही रहेगी। और जैसे ही एंड ऑफ न्यूरॉन पे पहुंचते हैं यहाँ आके ये वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो इसमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी गर्म चीज को टच किया उसकी वजह से कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज हुए, तो रिलीज होते ही वो केमिकल कहाँ अटैच हो जाएंगे, डेंड्राइट के ऊपर अटैच हो जाएंगे। अब डेंड्राइट इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाएगा अपनी सेल बॉडी के पास में। सेल बॉडी के पास में होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस,
और इसके अलावा जब जैसे ही इस न्यूक्लियस के अलावा इसमें कुछ राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। राइबोसोम जो है वो mRNA बनाने के लिए क्या करता है, मदद करता है। देखो इसके अंदर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के पास में एक स्पेसिफिक चीज है, एक होता है माइटोसिस। जब हमारी सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। माइटोसिस के अंदर होते हैं, जैसे कि अपने पास में जो सेल है वो 2n वाली है, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम जब वापस से 46 ही यानी कि मदर सेल से और डॉटर सेल के अंदर ये 46 के 46 से ट्रांसफर हो रहे हैं, इस तरीके की जो डिवाइडेशन है वो कहलाता है माइटोसिस। लेकिन अगर बात करें मियोसिस की तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम वाली मदर सेल जो है वो 23 और 23 क्रोमोसोम्स के डिवाइडेशन के बाद में नेक्स्ट सेल में जा रही है तो वो कहलाती है मियोसिस। अगर हमने ये चीज़ क्यों यहाँ पे लाई, क्यों इसके बारे में अपन ने बात करी, तो इसका रीज़न ये था कि हमारा जो न्यूरॉन है वो एक स्पेसिफिक, उसके अंदर क्या एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, इस वजह से उसमें डिवाइडेशन नहीं हो पाता और इसीलिए मियोसिस उनमें नहीं देखने को मिलता, उनमें ओनली क्या होता है, माइटोसिस देखने को मिलता है। इस वजह से हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आगे बात करें तो सेल बॉडी जो है वो ये कंप्लीट, ये वाला पार्ट सेल बॉडी में आ जाएगा। अब इस न्यूरॉन में डेंड्राइट से होती हुई इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ट्रांसफर होती है एक्सोन के अंदर। एक्सोन हमारे न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, एक्सोन का होता है। ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसी को क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। इस एक्सोन के बाहर की तरफ हर चीज है अपने पास में, अपनी बॉडी जो है उसके आउटर लेयर के ऊपर कौन पाई जाती है, स्किन पाई जाती है। अपनी बॉडी स्किन के द्वारा अपनी अंदर के वाले ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब न्यूरॉन के एक्सोन है उसको भी कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, तो इसी वजह से इस एक्सोन के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, माइलिन की शीथ। ये माइलिन शीथ न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर एक एक करके न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होती है। कंटिन्यूस मतलब ये इस तरीके से कभी नहीं होती, ये कुछ इस तरीके से होगी, जैसे ये अपने पास में एक्सोन है, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। डिसकंटिन्यूस फॉर्म में ये होती है, कभी भी कंटिन्यूस ये नहीं होगी। तो देखो इसके अंदर कंटिन्यूस नहीं है, या बीच वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, इस वाले जगह पे भी नहीं है। तो इसी जगह को अपन किस नाम से जानते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि इस जगह पे कौन एब्सेंट है, माइलिन की शीथ। अब आगे यहाँ से होती हुई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती होती कहाँ पहुँच जाएगी, इस एंड ऑफ न्यूरॉन या फिर एक्सोन टर्मिनल के ऊपर। एक्सोन टर्मिनल जो होता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं वो भरे हुए होते हैं, लाइक गाबा, एसिटाइल कोलिन। तो ये जो है गाबा और एसिटाइल कोलिन, ये इसके टर्मिनल एंड पे, यानी कि जो अपने पास में न्यूरॉन जो है उसके एंड में ये फिल होते हैं। हमारे पास में यहाँ से होती हुई इंफॉर्मेशन एक्सोन से होती हुई कहाँ तक पहुँची, एक्सोन के टर्मिनल एंड तक पहुँची। अब इस एक्सोन के टर्मिनल एंड पर जैसे ही पहुँचेगी तो यहाँ पे कौन भरे हुए हैं, सीधी सी बात, अभी अपन ने बात करी है, केमिकल्स भरे हुए हैं। एक तो गाबा हो गया और दूसरा एसिटाइल कोलिन, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स पहुँचते हैं उनकी वजह से इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के चैनल होते हैं, उस चैनल को कहते हैं कैल्शियम चैनल। तो इस कैल्शियम चैनल की वजह से यहाँ पे जो ये टर्मिनल एंड है ये क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से सारी केमिकल कहाँ निकल जाते हैं, बाहर की तरफ।
इस तरीके से जितने भी केमिकल्स है वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर। तो देखो अपन ने अभी बात करी थी इस चीज की, शुरुआत करी थी तब केमिकल इसके ऊपर आके अटैच हुआ, तो यहाँ पे केमिकल था, यहाँ आते ही इलेक्ट्रिकल हो गया। अब नीचे जब जा रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जैसे ही एंड पे पहुंच रहे हैं वापस से ये किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल के अंदर। अब शुरुआत में अपन ने बोला था कि न्यूरॉन कोई संख्या में एक दो नहीं है, न्यूरॉन मिलियंस की संख्या में अपनी बॉडी के पास में है। अब मिलियंस हैं तो जरूरी तो है नहीं कि इनके बीच में ये यहाँ इसके नीचे कोई दूसरा न्यूरॉन नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है कि एक के बाद एक कंटिन्यूअस है, कि इसके जस्ट नीचे ये आ गया, उसके जस्ट नीचे दूसरे वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या रिलीज हुए, केमिकल्स रिलीज हुए। और यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसके ऊपर स्टार्टिंग में कोई भी फंक्शनिंग होती है उसमें केमिकल आके जुड़ता है। देखो यहाँ पे केमिकल इसके ऊपर अटैच हुआ है, तो केमिकल ये रिलीज हुए, ये केमिकल वापस किसके पास में जुड़ जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर, और उसके लिए वो इंफॉर्मेशन का काम करेंगे। अब यही प्रोसेस इसमें भी कंप्लीट कंटिन्यूअस चलेगी, फिर आगे जाके वापस से केमिकल रिलीज होंगे और उस केमिकल को वापस से तीसरा कोई न्यूरॉन ले लेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस, ये मेथड है वो एक जगह से और दूसरी जगह तक जाता जाता और अपनी पूरी जो कोऑर्डिनेशन है उस प्रोसेस को एंड तक लेके जाता है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारे इसमें कि जो एंड ऑफ न्यूरॉन है, जैसे ये वाला पार्ट और इसका डेंड्राइट है, इन दोनों के बीच के प्लेस को किस नाम से जाना जाता है, जो गैप है दोनों के बीच में उसको किस नाम से जाना जाता है। देखो जो एंड ऑफ न्यूरॉन है और जो डेंड्राइट है उसके बीच वाले पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, साइनेप्स के नाम से जानते हैं, और उस प्रोसेस को साइनेप्टिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर ये साइनेप्स जो है वो तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइनेप्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए एंड ऑफ न्यूरॉन और इसके अलावा दूसरा जो डेंड्राइट है उसके बिटवीन में जो गैप होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। अब जो हमने अभी पढ़ा है उसी चीज को हम लोग एक बार इसके अंदर थ्योरेटिकली जो नोट्स है उसके अंदर देख लेते हैं। ये सारे जो टाइपिंग जो करी हुई है वो सारे वही सेम टू सेम है जो अपन ने अभी समझा है। तो देखो इसके अंदर सेंसरी ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गन, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो एक हमारे कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले स्किन, सबसे बेटर जो है अपनी पूरी बॉडी में कौन हो सकती है, स्किन। देखो इसके अलावा एक चीज और याद रखना, हाईएस्ट जो सेंसेशन है वो अपनी बॉडी में कहाँ सेंस करी जा सकती है, अपने फिंगर्स की जो टिप जो है इसके अंदर हाईएस्ट सेंसेशन पहचानने की कैपेसिटी होती है। अब इसके अलावा नोज होती है, आई होती है, टंग और ईयर, ये सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर। देखो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन सेल। इसके अंदर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, डेंड्राइट से लेके और न्यूरॉन के एंड तक पहुंचती है। सेट ऑफ केमिकल्स रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो हमने अभी भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, केमिकल जैसे ही अटैच होते हैं बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसमें देखो ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको सही कर लेना आप लोग। दिस इम्पल्स travels from the dendrite to the cell body along the axon to its end। देखो ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगी, जो ये इम्पल्स है वो ट्रेवल करते हैं डेंड्राइट। याद करो डेंड्राइट हमने अभी पढ़ा था कि जो न्यूरॉन जो है उसके ऊपर जो रूट के जैसी स्ट्रक्चर होती है उनको अपन ने किस नाम से देखा था, डेंड्राइट के। तो कोई भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से होती है सेल बॉडी और सेल बॉडी से होती हुई एक्सॉन और एक्सॉन से लेके और फिर वो एंड तक पहुंचती है, वही इसके अंदर आती है। एट द एंड ऑफ एक्सॉन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल एंड दिस केमिकल क्रॉस द गैप ऑफ साइनेप्स। इसके अलावा जो ये इंफॉर्मेशन है वो जब आगे की तरफ मूवमेंट करती है तो इनके बीच में एक गैप आता है एंड ऑफ न्यूरॉन और इसके अलावा सेकंड वाली जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट, जिसको किस नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, साइनेप्स के नाम से जाना जाएगा।
अब आगे देखो, स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन ए डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन वहां से होती हुई और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उस तक वो पहुंचती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।